नाज़रीन, यमन का एक एक्शन इसराइल को घुटनों पर ले आया है और जंग का मुकम्मल तौर पर पासा पलट चुका है। इस एक्शन ने खलबली मचा के रख दी है और इसराइल का मुहासरा करके उसका राब्ता आधी दुनिया से काट दिया है। इस अमल से न सिर्फ नेतन्याहू की हुकूमत जाने वाली है बल्कि इसराइल खतरे में आ चुका है और इसके साथ साथ यमन यहीं पर नहीं रुका बल्कि 5 लाख मजीद जंगजू तैयार कर रहा है जो गजा के लिए मैदान अमल में आएंगे। यमन का यह वाला एक्शन गजा के लिए बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। पूरी दुनिया में यमन अब महवे मरकज बना हुआ है और यमन का यह एक्शन किसी भी वक्त एक आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। यह इंतहाई इंपॉर्टेंट इस वक्त जंग के मोड़ पर हम आ खड़े हुए हैं। यमन ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसराइल का राब्ता बाकी दुनिया से किस तरह कट गया है, यह सारी अहम तरीन तफसीलात नक्शों के जरिए मैं आपको समझाऊंगा और इसराइल में किस तरह से मातम है, उनका मीडिया किस तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है और नेतन्याहू किस तरह से मुश्किल तरीन पोजीशन पर आ गया है। अब या तो मुल्क बचेगा या फिर उसकी कुर्सी बचेगी या फिर दोनों जाएंगे और यमन पीछे हटने वाला नहीं है। तो अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वक्त जंग के इंतहाई क्रिटिकल मोड पर हम आ गए हैं। यहां से एक बड़ी फतह अब फलस्तीन के लिए हमें आती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसराइल का ख्याल यह था कि शायद गजा को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अरबों से उसने डील कर रखी थी, जो 4-5 बड़े ममालिक हैं वो तो सब उसके पैनल में थे, वो तो सब उसकी बात मान चुके थे, खुफिया डीलें कर चुके थे और अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। तो अमेरिका उसके साथ था, यूरोप उसके साथ था, तो उसको लगा कि ये क्या लेबनान और फलाना ये छोटे 2-3 कंट्रीज ये क्या कर लेंगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि इनकी कितनी पावर है। तो यमन का सिर्फ एक एक्शन जो है वो इसराइल के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। अब ये वाला जो ऑपरेशन किया गया है, जो जहाज उन्होंने कैप्चर किया, ये आप तस्वीर भी उस जहाज की देख लीजिए। इस जहाज को कैप्चर किया गया और जिस तरह का ये ऑपरेशन हुआ है पूरी दुनिया हैरान है। इस जहाज को हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो पकड़ा गया है। हेलीकॉप्टर पर यमनी जो जंगजू हैं वो सवार थे, फिर इस हेलीकॉप्टर से वो इस जहाज पर उतरे और फिर इसको जो है वो कैप्चर कर लिया। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको इन्होंने जो यमनी पानी है, जो इनकी टेरिटरी है, उसमें नहीं पकड़ा। आप इनकी बहादुरी देखिए कि इन्होंने अपनी कोस्टल लाइन से 155 किलोमीटर दूर इसको जाकर कैप्चर किया। तो ये इस तरह के मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो उनका जहाज इतना दूर जा रहा था, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी दूर आकर भी वो ऑपरेशन कर सकते हैं और हमारे जहाज को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अब जरा पहले मैं आपको इसराइल में जो मातम हो रहा है, जो उनकी मीडिया चीख रहा है और अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है, वो सुनाता हूं और यमन इसके बाद अगला कौन सा बड़ा एक्शन करने जा रहा है वो सुनाऊंगा और उसके बाद फिर नक्शों के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि पूरी आधी दुनिया से इनका राब्ता किस तरह से कट चुका है और ये कितनी मुश्किल पोजीशन पर इस वक्त आ गए। आप ये इसराइली मीडिया के बयान सुनिए, वो कह रहे हैं कि यमन हैज प्लान टू अटैक एवरीथिंग रिलेटेड टू इसराइल। मतलब यमन ने अब सोच लिया है कि उन्होंने हमारी हर एक चीज को अटैक करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टैंक्स आर बर्निंग इन गाजा, सोल्जर्स आर फ्लीइंग इन नॉर्थ लेबनान एंड शिप्स आर बीइंग कैप्चर्ड इन यमन। के तीनों महाज, चाहे वो लेबनान का हो, चाहे वो गजा पर का हो या फिर अब यमन का महाज हो, तीनों जगहों पर हमें इबरतनाक शिकस्त हो रही है। द हौसीज कंटिन्यू टू चैलेंज इसराइल एंड टेक कंट्रोल ऑफ इसराइली शिप्स। ये इसराइली मीडिया के बयान हैं। फिर इसराइली आर्मी के स्पोक्स पर्सन का बयान सुनिए, वो कह रहे हैं कि दिस इवेंट इज वेरी वेरी डेंजरस। ये जो शिप को पकड़ा गया है ये इंतहाई खतरनाक अमल हुआ है और इसके बाद हालात अब किसी भी तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप यमनियों की बहादुरी देखिए, इतने प्रेशर लेने के बाद, इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो किस तरह से ललकार रहे हैं। अब उनका बयान सुनिए, आप कहेंगे कि क्या बात है। उन्होंने कहा वी हैव सम अदर पेनफुल ऑप्शंस एंड वी विल यूज इट। हमारे पास कुछ और भी पेनफुल ऑप्शंस हैं और वो हम तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इफ वॉर एक्सपैंड लूजर विल बी इसराइल। अगर ये जंग बढ़ती है तो जो हारेगा वो इसराइल होगा। और इसके बाद ईरान की जानिब से आम तरीन बयान सामने आया। उनके हाई रैंक के कमांडर का ये बयान है। उन्होंने कहा कि यमन 5 लाख जंगजुओं को तैयार कर रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें मैदान अमल में लेकर आएगा अगर ये जंग इससे भी ज्यादा एक्सपैंड होती है। यानी अभी तो पूरी तरह से जकड़ा हुआ है ना, अगर इससे भी जंग आगे बढ़ती है तो 5 लाख पीछे जंगजू तैयार हैं जिनको मैदान अमल में लेकर आया जाएगा और फलस्तीन की फैसला कुन आजादी का मार्का लड़ा जाएगा। ये ईरान के हाई ऑफिशियल जो कमांडर है उनके आर्मी के, ये उनका बयान है। और आपने सारे मामले में ये जहन में रखना है कि इराक की चाहे कोई तंजीम हो, चाहे वो शाम की हो, चाहे वो लेबनान की हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के ये हौसी हो या फिर यमन की अंसारुल्लाह हो, ये सारे जो हैं ये ईरान के इन्फ्लुएंस में हैं। ईरान जो इन्हें कहता है ये वही करते हैं, इन्हीं को ईरान जो है इनको एड देता है, ईरान इनको हथियार देता है। तो जो ये काम कर रहे हैं, यानी इनको आप ईरान की पैरेलल आर्मी कह सकते हैं। जो ये काम कर रहे हैं आप ये समझे कि ईरान वो काम कर रहा है। तो अगर ईरान कह रहा है कि 5 लाख और जंगजू तैयार हैं तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान है। अच्छा, अब यहां
पर आपको एक और बड़ी दिलचस्प चीज समझने की जरूरत है कि यमनियों ने किस तरह से अपनी पॉलिसी को चेंज किया। इससे पहले 15 दिन हो गए हैं वो यहां से रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स फायर करते थे और उनमें से जो मैक्सिमम जो है वो रास्ते में इंटरसेप्ट होकर तबाह हो जाते थे। यानी कुछ रेड सी में जो अमेरिकी बेड़े थे वो तबाह कर देते थे, कुछ जॉर्डन जो है वो तबाह कर देता था, कुछ सऊदी अरब जो है वो तबाह कर देता था। तो बड़ी कम तादाद में जाकर वो इलाद का जो इलाका है, जो इनका पोर्ट सिटी है, वहां पर लगते थे। तो यमनियों ने सोचा कि हम इतने मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, आगे इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हो रहा, यानी हो तो रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं ना हो रहा जितना एक ही अब एक्शन ने इतनी जो है वो खलबली मचा दी और जंग में फैसला कुन साबित हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें और क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि भाई इनके जो जहाज हैं वो तो हमारे दरवाजे के सामने से गुजर रहे हैं, तो हम उधर क्यों मारे मारे फिरे, हम यहां पर नया महाज खोलते हैं, हम एक नई जंग यहां पर छेड़ते हैं। तो फिर उन्होंने ये अपनी पॉलिसी में चेंज लेकर आए, उन्होंने वो हमले बंद कर दिए और यहां पर उन्होंने कहा कि अब हम शिप्स को काबू करेंगे, जो जो इनका जहाज आएगा उन पर हम कब्जा करेंगे। और वो जहाज बेशक इनकी रियासत का हो, इनकी किसी कंपनी का हो, इनके किसी शहरी का हो, और चाहे उसको कोई भी मैनेज कर रहा हो, चाहे कोई डुअल नेशनल हो, कोई दूसरी कौम का नुमाइंदा हो, लेकिन अगर जो इनकी मलकियत में है उसको हम पकड़ेंगे। और वही काम उन्होंने किया है। तो ये एक बड़ा उनकी पॉलिसी में शिफ्ट आया और वो बड़ा कामयाब रहा है कि उस एक एक्शन ने इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया इस जंग में। अच्छा, अब ये वाला जो अमल है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसराइल का राब्ता आधी दुनिया से किस तरह से कट गया है, अब ये मैं आपको समझाता हूं। पहले आप उन्हीं के एक इंस्टीट्यूट का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि फीलिंग ऑफ सीज, कि अभी हमें मुहासरे की जो है वो सूरत हाल बन गई है। ऐसा लग रहा है कि इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर मुहासरे में चला गया है। अब जरा नक्शों से समझिए, इसराइल की सप्लाई लाइन के दो ही रास्ते हैं, एक ऊपर है मेडिटेरेनियन सी और दूसरा नीचे है रेड सी। अब रेड सी एक और लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंस का हामिल है। वो इस तरह से है कि रेड सी वो ओनली एरिया है जो एशिया और यूरोप को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करता है। यानी इसके अलावा एशिया और अगर आप यूरोप ने ट्रेड करनी है, कोई जहाज गुजरने हैं, तो वो सारी ट्रैफिक जो है वो सारे जहाज जो है वो इसी रेड सी से होकर जाते हैं। रेड सी से ऊपर जो सुइज कैनाल बनाई गई थी आर्टिफिशियली, जो इजिप्ट ने बनाई थी, यहां से होकर वो आगे जाते हैं और फिर यूरोप, अमेरिका, कनाडा उससे कनेक्ट करते हैं। अगर ये वाला रास्ता बंद हो जाए तो फिर हजारों किलोमीटर का आपको फिर कर अफ्रीका से होते हुए यहां ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो वो हजारों किलोमीटर का ये रास्ता है और यहां पर कई दिन लगते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट वे है, गो के ये शॉर्टेस्ट नहीं है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है उसमें सबसे अहम तरीन रास्ता ये रेड सी का है, जो यहां आपका इंडिया, पाकिस्तान, पूरा एशिया, चाइना, रशिया, आपका जापान, फिर नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, फिर नीचे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको जब इन्होंने यूरोप को जाना है तो फिर यही रेड सी वाला एरिया जो इन्होंने इस्तेमाल करना है। बाकी जमीनी रास्ते हैं, समुद्री रास्ता कोई भी नहीं है। तो इस तरह ट्रेड के इस रूट की इंतहाई इंपॉर्टेंस है। अगर ये मुकम्मल तौर पर समझे, अगर वो बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया की ट्रेड जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो अब इसराइल के लिए ये सबसे बड़ा मसला किस तरह से हुआ है कि अब उसका ये वाली जो सप्लाई लाइन थी वो मुकम्मल तौर पर कट चुकी है। अब देखें ये जो कल सऊदी अरब ने उसको तेल पहुंचाया या इसके अलावा बाकी मुल्क उसको तेल पहुंचा रहे हैं, वो इसी रास्ते से पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारा सामान जो है वो इसी रास्ते से, यानी जो यूरोप से आ रहा है वो भी इधर पहुंच रहा है, एशिया से जो चीजें आ जा रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है या जंग के लिए जरूरी चीजें हैं वो भी इसी रास्ते से आ रही हैं। तो इस तरह ये सिर्फ कोई एक जहाज को पकड़ने का अमल नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी सप्लाई लाइन, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनकी ट्रेड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। यानी यूरोप के लिए तो उनके पास रास्ता है कि वो मेडिटेरेनियन सी से आ सकते हैं, लेकिन इधर जो आपका यूरोप है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज हैं और दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनसे बिलियंस ऑफ डॉलर की इसराइल जो है वो ट्रेड करता है, तो वो वाला जो रास्ता है वो उसका बंद हो चुका है। और समझ लें कि इस तरह वो आधी दुनिया से कट गया है। यूरोप और अमेरिका से तो वो कनेक्ट है मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, लेकिन ये वाली जो आधी दुनिया है इसका रास्ता अब उससे कट चुका है। दूसरा जमीनी रास्ता है और जमीनी रास्ते में आपको पता है उसमें इराक आता है और फिर जॉर्डन आता है, कुवैत आता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इलाट उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है हर हवाले से। तो ये वाला रास्ता अब उसका मुहासरा कर लिया गया है, उसको बंद कर लिया गया है। यूं इसराइल के लिए ये अमल इतना बड़ा है कि वो उसको वाकईतन घुटनों पर ले आया और अब उसको हर चीज माननी पड़ेगी। यानी जैसे आप कहते हैं ना कि फलां की जान जो है वो तोते में है और तोते की गर्दन आप में है, तो आप यही इसी तरह समझ लीजिए कि इसराइल की जो पूरी जान है वो इस रूट में है और ये रूट जो है वो यमन के हाथ में आ गया, इसकी गर्दन जो है वो यमन के हाथ में आ गई है। तो वो इसराइल को पूरी तरह से घुटनों पर ले आया है और यही वजह है कि अभी इमरजेंसी वॉर मीटिंग, वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और उसमें यह रिपोर्ट किया जा रहा है, इसराइली मीडिया ही की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाहे वो प्रिजनर डील हो, चाहे वो सीज फायर की बात हो, उस पर इत्तेफाक हो सकता है। और अभी अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम करीब तरीन हैं प्रिजनर डील के और सीज फायर के। तो यानी ये एक अमल उनके लिए इतना बड़ा साबित हो, यानी ये तो पूरी तरह से इसराइल को बंद करने के मुतरादिफ है ना। उनको रोजाना की बुनियाद पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं
वो तो सारी जो है खुडे लाइन लग जाएंगी, तो वो एक दिन भी इस रूट को बंद होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया ना कि तोते की जो गर्दन है वो इनके हाथ में आ गई है, तो अब इसराइल एक एक काम करेगा, जो उससे कहेंगे वो उसको मानना पड़ेगा, यानी अपनी शराय से पीछे हटना पड़ेगा। और इसीलिए यमन ने यह कहा था कि हम आपको विक्ट्री यहां बाबुल मंदब से लेकर देंगे, गजा की जो फतह है वो बाबुल मंदब से आएगी, यानी ये जो इनका रूट है बाबुल मंदब जो यमन के साथ गुजरता है इसको बाबुल मंदब कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपकी विक्ट्री हम बाबुल मंदब से लेकर देंगे, और दरअसल आज पता चला है कि उसका मतलब यह था, और बिल्कुल वो एक बड़ा डिफरेंस इस वक्त क्रिएट कर चुके हैं। तो ये जो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो इससे देखते हैं कि क्या चीजें सामने आती है। और इसराइल का जो मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर उन पर थू थू और लान तान कर रहा है कि कहीं पर हमारे टैंक्स जल रहे हैं, कहीं पर हमारे फौजी भाग रहे हैं, कहीं पर हमारे शिप्स पकड़े जा रहे हैं। तो अब ये आप पिक्चर समझ लीजिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। और दरमियान में जो एक दो आ जाते हैं कि जनाब इसराइल तो बड़ी फतह हासिल कर रहा है, इसराइल तो जीत रहा है, तो आप मुझे आप बताइए क्या इसराइल यहां पर आपको जीतता हुआ नजर आ रहा है या इबरतनाक शिकस्त खाता हुआ नजर आ रहा है? यानी उसकी तो प्लानिंग ये थी कि हम 20 दिनों में गजा को मिटा देंगे, 20 दिनों में अमेरिका आलमी प्रेशर को हैंडल कर लेगा। ये जो मुनाफिक अरब हैं ये तो वैसे ही उनके एजेंट बने हुए थे, ये तो खामोश हैं, अभी तक खामोश हैं। तो इन्होंने तो बोलना नहीं था, तो उन्होंने सारी दुनिया को खरीदा हुआ था। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि यमन इतना बड़ा अमल कर सकता है, गजा की मजामती तहरीक उनके लिए इतना बड़ा दर्द सर बन सकती है और उनका टैंकों का कब्रिस्तान वहां पर बन सकता है। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इस कदर आगे जाएगा, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और तुर्की इस तरह से आकर मदद करेंगे, अंडर द ग्राउंड जाकर जो है इनको हथियार और बाकी एड फराहम करेंगे। तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। यूं अब ये मुकम्मल तौर पर दबोच लिए गए हैं भाईजान, मुकम्मल तौर पर दबोच लिए गए हैं। अब ना तो ये आगे जा पा रहे हैं कि आगे से मजामत इतनी है, और ना है पीछे हट पा रहे हैं। पीछे इसलिए नहीं हट सकते कि आपने इतने सिविलियंस का भी कत्लेआम कर लिया, आपने पूरा जोर भी लगा लिया, दुनिया में बदनामी भी हो गई। अब अगर फतह भी नहीं हासिल करते तो आपने जाना किस खाते में है? आप पर पहले इतने धब्बे भी लग चुके हैं, और अगर आप वापस आ जाते हैं तो फिर आपका कख नहीं रहना, तो वापस नहीं आ सकते, आगे जा नहीं सकते। तो इस तरह से दबोचा गया इनको, और अब फैसला कौन मार का लड़ा जाना है। और अब फलस्तीन की जो आजादी है ये पूरे 75 साल में इस वक्त सबसे अमली हमें होती हुई नजर आ रही है। और यमन का ये जो अमल है इसको किसी तौर आपने आम नहीं समझना, ये ग्लोबल लेवल की जो जंग है उसमें किसी भी वक्त कन्वर्ट हो सकता है। यानी उन्होंने अमेरिकी जो बेड़े हैं उनको भी वार्न कर रखा है, क्योंकि अमेरिका ने इनका एक ड्रोन गिराया था, तो यमन ने कहा था कि हम सेल्फ डिफेंस का हक रखते हैं और अब हम आपको जवाब देंगे। और आज जो कुछ उन्होंने किया है वो सारी दुनिया को वाजे हो गया कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर वो अमेरिका के किसी बेड़े पर भी अटैक कर देते हैं तो बिल्कुल हम एक तीसरी बड़ी जो जंग है उसमें शामिल हो जाएंगे, एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ जाएगी। तो ये जो अमल हुआ है, इसीलिए पूरी दुनिया का मीडिया वो सिर्फ इसी पर अब उसकी तवज्जो आ गई है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो महवे मरकज बना हुआ है, वो यमन बना हुआ है, और यमन का ये एक्शन बना हुआ है, और पूरी दुनिया का ये मीडिया डिस्कस कर रहा है कि हम अब तीसरी आलमी जंग के दहाने पर आ गए हैं, और ये अमल उसको ट्रिगर कर सकता है। और गजा की जंग में ये बहुत बड़ा अमल साबित हुआ है। अच्छा, अब यहां पर ना सिर्फ नेतन्याहू खतरे में आ गया, यानी उस पर पहले अवाम का प्रेशर था, उसकी हुकूमत का, मीडिया की थू थू हो रही थी, मगरिब से थू थू हो रही थी, अमेरिका उसके रेजिग्नेशन का मुतालबा कर चुका है। तो इस अमल के बाद तो वो बिल्कुल ही मतलब कभी भी उसके साथ उसको फारिग किया जा सकता है, कभी भी उसकी हुकूमत जो है वो खत्म हो सकती है। बहुत ही शिकंजे में वो खुद फंस गया नेतन्याहू, अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। और ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि बाइडन, भाईजान बाइडन किस वक्त कुर्सी जाने वाली है। बाइडन ने सोचा भी नहीं था कि इसराइल का साथ देना उसको इतना महंगा पड़ सकता है। ये सबूत आप देख लीजिए, सर्वे के मुताबिक जो उसकी अप्रूवल रेटिंग है बाइडन की वो लोएस्ट सतह पर आ चुकी है। ये अभी आज का सर्वे सामने आया है, और ये पूरे बाइडन के करियर में इतनी उसकी बदनामी नहीं हुई वहां पर कि उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है उसके पूरे करियर में लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है। तो अगली तो उसने कुर्सी क्या बचानी, उसको अभी से जो है उसकी कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह अमेरिका के लिए भी अब इसराइल के साथ चलना, देखिए बाइडन के लिए अपनी कुर्सी से ज्यादा अहम तो कुछ नहीं है। अगर उसकी अपनी कुर्सी जा रही होगी तो वो किस तरह उसके साथ खड़ा होगा। तो अब अमेरिका के लिए भी उनके साथ चलना मुश्किल हो गया, और अब अमेरिका की यही कोशिश होगी कि हम जंगबंदी करवाएं और इसराइल को इस नरगे से निकालें, वगरना गजा तो हमने क्या फतह करना है, ये इसराइल हमारे हाथों से जा रहा है। तो अब उनकी दो कोशिश होंगी, एक जंगबंदी करवाएं, दूसरा अपने प्रिजनर वापस लेकर आएं और इन्होंने जो पकड़े हुए हैं उनको वापस करें। तो जब भी जंगबंदी होगी तो ये गजा की, फलस्तीन की सबसे बड़ी जीत होगी। दरअसल जंगबंदी ही इसराइल की सबसे बड़ी हार है कि यानी उन पर इतना बड़ा हमला भी हुआ, उनकी ताकत भी तो पूरी दुनिया में बेनकाब हुई, और ये पता चल गया कि वो अंदर से कितना खोखला है, ये पता चल गया कि वो हथियारों का डीलर है। और अब वो पूरा जोर लगा के भी मजामती तहरीक का बाल भी बीका नहीं कर सका, तो उसके पल्ले क्या रह जाना है, उसका तो कुछ भी बाकी नहीं ना रहना। उसकी तो सारी जो क्रेडिबिलिटी, इज्जत है वो सारी मलिया मेट हो जानी, उसका सारा गुरूर जो है वो खाक में मिल जाना है। लेकिन अब करना इनको यही पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह से जकड़े गए हैं
कि इनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि या तो ये फिर तीसरी आलमी जंग छिड़ेगी और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन जीता है और कौन हारता है, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि इन्हें पुल बैक करना पड़ेगा और ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि अब वो पुल बैक करेंगे, प्रिजनर्स को छोड़ेंगे और जंग बंदी करेंगे। इसके साथ साथ दुनिया के हवाले से एक और खबर आपको शेयर कर दूं कि वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका का बड़ा अहम तरीन कंट्री है, वहां से बड़ी अहम खबर आई है, उसके प्रेसिडेंट हैं वो खुलकर सामने आए। इससे पहले ब्राजील हो या दीगर मालिक हों, वो बड़े खुलकर सामने आए थे फलस्तीन के हक में, इसराइल के खिलाफ, और अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सामने आए और उन्होंने आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया है। जैसे पहले 5 कंट्रीज कर चुके हैं कि इसको कटहरे में लाना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए। अब वेनेजुएला भी उस लिस्ट में शामिल हो गया और उन्होंने कहा है कि इसने जो जंगी जराइम किए हैं तो इसको वहां पर सजा मिलनी चाहिए। तो नेतन्याहू के लिए आगे कुआं है पीछे खाई है, अब कुर्सी वो बचा नहीं सकता और जो ही कुर्सी से वो उतरेगा उसके लिए ये वाले फंदे अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसको वहां कटहरे में आना पड़ेगा और वहां पर जो इसने किया उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और सिर्फ ना सिर्फ नेतन्याहू को बल्कि पूरे इसराइल को, जो कुछ उन्होंने किया है, ये बच्चों की जो चीखें हैं, जो औरतों के साथ हुआ है, ये अब इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आपने ज़हन में रखना है। कोई भी जालिम अक़वाम आप तारीख उठाकर देख लें, जिन्होंने भी ये काम किया है, जिन्होंने भी तारीख में औरतों और बच्चों को मारा है, उस कौम का कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, बड़े बड़े जालिम आए थे और किस तरह वो मलिया मेट हो गए। तो अब इसराइल ने जो कुछ कर डाला है, अब उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये अहम तरीन वीडियो थी। नक्शों के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की और बताया है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, और आप अपनी राय से जरूर का करें। और उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि भाई ये हार रहे हैं, जीत नहीं रहे, कोई कामयाबी नहीं मिली है, ये हार चुके हैं। तो इसलिए आपको हकायक बताना बहुत जरूरी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाजत।